नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि पड़ोसी की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और परंपरा रही है। लेकिन जब वही पड़ोसी देश 45,000 करोड़ रुपए का विशाल कर्ज लेकर एक पैसा भी वापस न लौटाए, उल्टा हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता रहे, हमारे नागरिकों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर भी मौन रहे और हमारे हितों के विरुद्ध काम करता रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में भी हमें उसकी मदद करते रहना चाहिए? ये कोई काल्पनिक या सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि आज के समय में भारत के सामने खड़ी एक अत्यंत गंभीर और जटिल राजनीतिक आर्थिक चुनौती है, जिससे हम सभी को रूबरू होना पड़ रहा है। बांग्लादेश का आर्थिक खजाना इस समय पूरी तरह से खाली हो चुका है। वहां की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। वहां हिंसा और अराजकता का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। व्यापार और कारोबार लगभग ठप पड़ चुका है और ऐसे कठिन समय में उन्हें अचानक से याद आ गया है भारत के उस पुराने वादे का, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। लेकिन इस बार पूरा खेल कुछ अलग और बेहद दिलचस्प है। इसमें कई परतें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ एक और बड़ा और चौंकाने वाला सवाल जो इस समय हर किसी के मन में उठ रहा है, वो ये है कि आखिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अचानक से ढाका क्यों पहुंचे, और वो कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित पल था जब उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर से भी हाथ मिला लिया। न कोई औपचारिक समझौता हुआ, न कोई संयुक्त बयान जारी हुआ, सिर्फ एक हाथ मिलाना। लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की पूरी मीडिया और राजनीतिक हलकों ने इसे एक बड़े डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू के रूप में घोषित कर दिया। और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं और इसकी हर परत को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बने, और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से आप लगातार अपडेट रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब पहली बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट से शुरुआत करते हैं और इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो उस मदद की कद्र करना जानता हो, जो आपके उपकार को याद रखे और आपके साथ वफादारी निभाए। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ मामला कुछ बिल्कुल अलग और चिंताजनक तरीके से चल रहा है। आज ये बात मैं यूं ही या भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बहुत गहन सोच विचार, तथ्यों के विश्लेषण और समझदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर से बांग्लादेश की नजर भारत की तिजोरी पर टिकी हुई है और ये मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। ताज़ा खबरें और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश को फिर से पैसों की बेहद सख्त जरूरत है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार उम्मीद भरी नजरों से एक बार फिर भारत की तरफ देख रही है कि शायद भारत फिर से उनकी मदद कर दे। लेकिन इससे पहले कि भारत सरकार इस मामले में कोई भी बड़ा या निर्णायक फैसला ले, हमें बेहद जरूरी है कि इतिहास के पन्ने पलटकर ध्यान से देखें और समझें कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और पिछले अनुभव हमें क्या सबक सिखाते हैं। आइए इस जटिल कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और शुरुआत से समझते हैं। उस दौर में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में थी और वहां राजनीतिक स्थिरता का माहौल था, उस समय भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत, स्वस्थ और परस्पर लाभकारी थे। दोनों देशों के बीच विश्वास का एक मजबूत माहौल था, आपसी सहयोग की भावना थी और एक दूसरे के हितों का सम्मान किया जाता था। उस दौरान भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए और अपनी पड़ोसी देशों की मदद करने की नीति के तहत बांग्लादेश को 8 अलग अलग क्रेडिट लाइंस के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का विशाल आर्थिक पैकेज दिया था। ये राशि बांग्लादेश के विकास, बुनियादी ढांचे और विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने जो ये 45,000 करोड़ रुपए पहले दिए थे, वो बहुत ही कम और रियायती ब्याज दर पर दिए गए थे। यानी भारत ने दोस्ती और भाईचारे की भावना से ये मदद की थी। लेकिन हैरानी और निराशा की बात यह है कि बांग्लादेश ने उस विशाल कर्ज का मूलधन तो बहुत दूर की बात है, उसका ब्याज तो छोड़िए, आज तक 100 करोड़ रुपए भी वापस नहीं चुकाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक पैसा भी वापस नहीं आया है भारत को। ये स्थिति अपने आप में बेहद चिंताजनक और गंभीर है। इतना ही नहीं, ऊपर से वहां पर भारत विरोधी लहर अपने चरम पर चल रही है। भारतीय हितों के खिलाफ लगातार नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके मंदिरों और संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं। हिंसा और अत्याचार की खबरें हम सब रोज अपने समाचार चैनलों और अखबारों में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भारत सरकार को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब एक और बेहद महत्वपूर्ण तारीख याद रखनी होगी, जो बांग्लादेश की राजनीति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। 12 फरवरी 2026।
ये वो दिन है जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव वहां की राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन ये कोई मामूली या साधारण चुनाव नहीं होने वाला है। इसके परिणाम दूरगामी होंगे। वहां की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल और बदलाव आने की प्रबल संभावना है। बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जो कभी वहां की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। उसकी संगठनात्मक शक्ति कमजोर हो चुकी है। यानी पूरा राजनीतिक परिदृश्य और समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। और इस बदलाव के साथ भारत के लिए चुनौतियां और खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट, असली मोड़ अब आने वाला है, जो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प और जटिल बना देता है। बांग्लादेश की राजनीति में अचानक से एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जिसका नाम है BMJ, यानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। इस पार्टी के गठन और उसकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बुरी तरह से घबराई हुई और परेशान दिख रही है। उनका सीधा और स्पष्ट आरोप है कि ये पार्टी असल में भारत की बीजेपी की ही एक शाखा या प्रॉक्सी है और भारत सरकार इसे फंडिंग और समर्थन दे रही है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। यूनुस सरकार का कहना है कि ये पार्टी वहां के लगभग 2.5 करोड़ हिंदुओं को एकजुट कर रही है और उन्हें एक राजनीतिक मंच दे रही है। यहाँ पर चुनावी गणित बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। 2.5 करोड़ की आबादी कोई छोटी या नगण्य संख्या नहीं होती, खासकर किसी लोकतांत्रिक चुनाव में जहां हर वोट की अहमियत होती है। यूनुस और उनकी पूरी टीम को असल में ये गहरा डर सता रहा है कि जिस तरह भारत में हिंदुओं का वोट जब एकजुट होकर किसी एक दिशा में जाता है तो चुनाव के नतीजे पूरी तरह से बदल देता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी अगर ये 2.5 करोड़ का विशाल और संगठित वोट बैंक BMJ की तरफ मुड़ गया तो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के नतीजे और सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पलट सकता है। और इसी गहरे डर और असुरक्षा की भावना की वजह से यूनुस सरकार लगातार भारत पर आरोप लगा रही है, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एक बात तो बिल्कुल तय और साफ है कि अगर ये माइनॉरिटी वोट बैंक किंग मेकर बन गया, अगर ये निर्णायक भूमिका में आ गया, तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में हो सकती है और पूरी राजनीति की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आप ही गंभीरता से सोचिए और बताइए कि क्या भारत को अपने पुराने वादे को निभाते हुए बाकी बचे $3 अरब यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए भी बिना किसी शर्त के दे देने चाहिए, या फिर पहले पुराने 45,000 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब किताब मांगना चाहिए, उसकी वसूली के बारे में बात करनी चाहिए? क्या हिंदुओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कड़ी शर्तें लगाकर ही ये पैसा देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ कि आखिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अचानक से ढाका क्यों पहुंचे और इस दौरे का क्या मकसद था। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर भारत के अनुभवी विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर खुद व्यक्तिगत रूप से ढाका पहुंचे। ये कोई साधारण यात्रा या रस्मो अदायगी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीतिक सोच थी। ये भारत की उस प्रसिद्ध नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जीता जागता और व्यावहारिक उदाहरण है, जहां पड़ोसी देशों के नेताओं के कद, उनकी भूमिका और उनके योगदान को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ देखा जाता है, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। डॉक्टर S जयशंकर का ढाका पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा या दिखावे की कवायद नहीं थी, बल्कि ये एक साफ और मजबूत संदेश था कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और वहां के दलगत समीकरणों से ऊपर उठकर उसके लोकतांत्रिक सफर और वहां के सभी प्रमुख नेताओं की भूमिका का सम्मान करता है। भारत ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता था कि हमारे रिश्ते किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश, पूरी जनता और वहां के लोकतंत्र से हैं। दूसरा और सबसे चौंकाने वाला, सबसे चर्चित मोमेंट तब आया जब बेगम खालिदा जिया के जनाजे के अत्यंत गंभीर और भावुक माहौल में, जहां शब्द नहीं बल्कि खामोशी बोलती है, जहां भावनाएं अपने चरम पर होती हैं, वहीं पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और समझिए, ये कोई साधारण या मामूली हैंडशेक नहीं था। मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान के गंभीर सैन्य टकराव यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें दोनों देशों के बीच भारी तनाव था, ये पहला हाई लेवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक संपर्क था। ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई संयुक्त बयान भी जारी नहीं हुआ। सिर्फ एक हाथ मिलाना, एक साधारण सा दिखने वाला इशारा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिल और संवेदनशील दुनिया में उस एक हाथ मिलाने का मतलब बहुत बड़ा था, उसका संकेत बहुत गहरा था। टेक्निकली अगर देखें तो ये सिर्फ शोक सभा की शिष्टाचारपूर्ण परंपरा का पालन था, एक सामाजिक औपचारिकता थी। लेकिन पाकिस्तान की पूरी मीडिया, वहां के समाचार चैनलों और अखबारों ने इस एक हाथ मिलाने को सीधे सीधे एक बड़े